नमस्ते दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन तो हम आगे देते रहेंगे इस चैनल का दूसरे यूट्यूब शॉर्ट्स एक्सेट्रा में। फ़िलहाल के लिए अ, हम सीधा इस चैप्टर पे पहुंचते हैं क्योंकि कुछ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से जस्ट पहले इन वीडियोस की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर मैं इसे पब्लिक कर दूँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन बुक के कि सीबीएसई में बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली वीके ग्लोबल पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड की, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्लास 11 के लिए सजेस्टेड एनसीईआरटी के सिलेबस पे बेस्ड स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स बुक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्कूल्स में यूज़ होती है और मूडी नाम के टेलीग्राम चैनल से मैंने इस पीडीएफ को डाउनलोड किया है। ये श्री टी.आर. जैन और श्री वी.के. ओहरी द्वारा लिखी गई है। एडिशन इसका 2020-21 है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स बुक के पहले चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों है, एक्सेट्रा, और सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, मतलब कि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या महत्व है, क्या यूज़ है, कैसे काम आती है स्टैटिस्टिक्स हमारे जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं या उसमें उसके एप्लीकेशंस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर में हम देख लेते हैं क्या टॉपिक्स कवर हो सकते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, क्योंकि आप लोग क्लास 11th में होंगे मोस्ट प्रोबेबली, और कोई भी जो इस टॉपिक को पढ़ना चाहता है वो इस वीडियो का अच्छे से यूज़ कर सकता है क्योंकि इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स को बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कट शॉर्ट किया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लोग क्लास 11th में हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद आप इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो कि काफ़ी अलग है सोशल साइंस में आने वाली इकोनॉमिक्स के मुकाबले। बात करते हैं इकोनॉमिक्स पर। तो एक कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग डेली कर रहे होते हैं, कोई भी एज का व्यक्ति हो, चाहे कोई चाइल्ड हो या कोई ओल्ड मैन हो, और अक्सर वो एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। सारी एक्टिविटीज़ नहीं, लेकिन ज़्यादातर। इसके बाद कई बार स्कूल्स में हमको ये पढ़ाया जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी को इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक दोनों कहा जा सकता है। डिपेंड करता है कि उस एक्टिविटी को करते टाइम हमारा पर्पस क्या था। ये चीज़ बिल्कुल सही समझाई जाती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि जैसे हम किसी को पढ़ा रहे हैं और उसके बदले में फीस ले रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन हम अपने घर में अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं तो उसके बदले हम कोई पैसे नहीं ले रहे, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है। लेकिन इससे कई बार हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि हम हमेशा चूज कर सकते हैं कि कब हमारी एक्टिविटी इकोनॉमिक है, कब नहीं है। हमारी सारी एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज कंजम्पशन इज एन important economic activity and we all are consumers consuming different goods and services for the satisfaction of our wants. हम दिन भर में कुछ खा रहे हैं खरीद के, हम यहाँ से एक जगह से प्लेस ए से प्लेस बी जा रहे हैं, उसके लिए हमने टैक्सी करी या हमने गवर्नमेंट बस यूज़ करी, हमने कोई शेयर्ड ऑटो यूज़ किया, तो ये सभी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं क्योंकि इनमें हमें पैसे देने होते हैं। अगर हम कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम पैसे नहीं देते, हमारे पापा मम्मी देते हैं, हमारे घर वाले देते हैं, तो वहाँ पे भी यूज़ आप कर रहे हो और उसके बदले वो गुड या सर्विस प्रोवाइड करने वाले को पैसे मिल रहे हैं, तो भी ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेजर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें 3 पार्ट्स आते हैं। एक आता है कंजम्पशन, फिर आता है प्रोडक्शन, क्योंकि जो भी गुड या सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं वो कोई ना कोई प्रोड्यूस कर रहा होगा, और थर्ड आता है हमारा
डिस्ट्रीब्यूशन। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि ये पेन मुझे अभी भी यूज करना आता नहीं है, वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन। हाँ, तो जब हम इन 3 टाइप्स की बात करते हैं, अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने जाना, थोड़ा सा और आगे बीच-बीच में डिस्कस करते रहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। तो कंजम्पशन की जब हम बात करते हैं तो 2 वर्ड आते हैं, कंज्यूमर और कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है? वो एक प्रोसेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स। क्या मतलब है इसका? हमें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो हमारी नीड भी हो सकती है, वो हमारी वांट भी हो सकती है। इसमें सिचुएशन के हिसाब से इनको डिस्टिंक्शन के बीच में किया जा सकता है, लेकिन कई बार ये 100% एक्यूरेट नहीं होता या यूनिवर्सल नहीं होता। जैसे कि एक कन्वेंस का प्रेजेंट होना, जब हमें प्लेस ए से प्लेस बी जाना है, वो हमारी नीड है, लेकिन कार से जाना ये हमारी वांट हो सकती है कि हम उबर कैब ही बुक करेंगे, हम ऑटो से नहीं जाएंगे, ये हमारी वांट हो सकती है। वहीं फॉर एग्जांपल कोई एक्स बिजनेसमैन है जो पूरे एक नेशनल लेवल टॉप बिजनेसमैन में आता है, या कोई पॉलिटिकल लीडर है जो कहीं का सीएम है, कहीं का पीएम है, तो वहां पे आपकी अपनी एक पूरी फ्लीट होना जिसमें आपकी कार पर्टिकुलर बुलेट प्रूफ हो, वो भी क्या है? एक नीड है, वहां पे वो वांट नहीं है। तो इसीलिए ये वेराई करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, लेकिन हम ये अपने रेशनल माइंड से ये जान सकते हैं कि कौन सी चीज कब एक नीड है और एक वांट है। तो जब हम अपने नीड नहीं, वांट के डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए किसी भी गुड या सर्विस को यूज करते हैं। अच्छा, यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। स्टैटिस्टिक्स में यूटिलिटी वैल्यू का बहुत बड़ा रोल है इस वर्ड का। तो कंजम्पशन क्या है? किसी भी गुड या सर्विस की यूटिलिटी वैल्यू को पूरा यूज कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल एक अभी यूटिलिटी वैल्यू का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक एप्पल है, वो आपने पूरा खा लिया, तो उस अब क्या कोई और उसे यूज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो इसीलिए उसकी यूटिलिटी वैल्यू, उस पर्टिकुलर एप्पल की यूटिलिटी वैल्यू हमने पूरी की पूरी यूज कर ली है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंजम्पशन। और अगर पर्सन ए ऐसा कर रहा है तो वो क्या है? कंज्यूमर। A consumer is one who consumes goods and services for the satisfaction of his wants. सर्विसेज भी बार बार मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं से कहीं पहुंचना, टैक्सी या कैब आप रख नहीं लेते हो अपने पास, है ना, आप उसकी थोड़ी देर का यूज करते हो, वो टैक्सी ड्राइवर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन जब मैंने एप्पल की बात की तो वो क्या हो गया? वो गुड हो गया। सेकेंड एक्टिविटी आती है हमारी प्रोडक्शन। बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, इसे जल्दी खत्म करने की वजह से इस चैप्टर को एक ही वीडियो में मैं काफी शॉर्ट में समझाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग को डिटेल वीडियो किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो वो विद इन अ वीक रेडी होकर आपको मिलेगा। केवल आपको कमेंट्स करने हैं इस वीडियो को। प्रोडक्शन इज अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब अगला इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन है। भाई कोई गुड हम यूज कंज्यूम कर रहे हैं, कोई सर्विस हम यूज कर रहे हैं, तो कोई ना कोई प्रोड्यूस कर रहा है तभी हमारे पास पहुंच रही है। हम बाहर से जाके पार्ले जी का एक बिस्किट उठाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं हमने भी इसको मार्केट से खरीदा और खा लिया, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। वो बिस्किट का रॉ मटेरियल कहीं पे ग्रो किया जा रहा होगा, कहीं पे डेयरी फार्मिंग हो रही होगी तो मिल्क यूज हो रहा होगा, कहीं पे फार्मिंग हो रही होगी वीट की, जिससे कि वीट फ्लोर बन रहा होगा, उसके बाद फिर वो बिस्किट की फैक्ट्री में बिस्किट में कन्वर्ट किया जा रहा होगा, पैकेजिंग हो रही होगी उसकी, कहीं पे प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रही होगी जिससे कि वो पैकेजिंग बन पाए उस बिस्किट की। होलसेलर, रिटेलर, वो आपके घर के बगल की शॉप जिससे आप खरीद के लाए, ये सब लोग अपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब कोई ना कोई गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये सब कौन क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर। अ प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूसेस एंड और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज। एंड और बोथ इज दोनों का यहाँ पे यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि कई गुड्स, कई सर्विसेज ऐसी होती हैं जो सेम व्यक्ति बनाता, बेचता, सब कुछ करता है, और कई में कई लोगों का यूज हो जाता है, बहुत सारे स्टेजेस का यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी अपने पास की ट्रेडिशनल डेयरी से जाके दूध खरीद के लाओगे तो वहां पे
वही व्यक्ति उसको प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वही डेयरी फार्मिंग कर रहा है और वही आपको पैक करके सेल भी कर रहा है फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको अपनी इनकम जनरेट करनी है। जब हम अपने कंज्यूमर वाले डेफिनेशन पे थे तो पर्पस हमें एक दिख रहा था। पर्पस वो क्या था? सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। और यहाँ पे पर्पस क्या है? जनरेशन ऑफ इनकम। और ये प्रोसेस जो प्रोड्यूसर जिसके थ्रू जाता है, जब वो गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहा होता है या प्रोड्यूस कर रहा होता है या दोनों कर रहा होता है, उस प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं। Production is the process of converting raw material into useful things. Things become useful as they acquire utility value in this process of production. यहाँ पे हमने utility value को यूज करने की बात की थी। यहाँ पे हम utility value वो गुड एक्वायर कर रहा है, मतलब कि प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो उसको उसकी यूटिलिटी वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे हम ऐसा कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, किसकी बात कर सकते हैं यहाँ पे? कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल, जैसे भी हमने पार्ले जी का एग्जाम्पल लिया था उसी को ही कंटिन्यू रखेंगे। अक्सर मेरी आदत है, आप देखोगे एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर, कई बार पूरे पूरे साल मैं एक दो बड़े एग्जाम्पल्स लेके चलता हूँ जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आती रहें। तो अभी हम पार्ले जी ही लेके चलते हैं। पार्ले जी का बिस्किट आप जो है यहाँ पे खा रहे हो, तो वो यूजफुल कैसे हुआ? हो सकता है कि वो जो गेहूं उगा था, वो जो डेयरी फार्मिंग के थ्रू मिल्क प्रोड्यूस हुआ था, शुगर प्रोड्यूस हुई थी कहीं पे शुगर केन फार्मिंग के द्वारा, हो सकता है वो अकेले आपको वो तरीके की यूटिलिटी ना दे पाते जैसा आपको पार्ले जी के बिस्किट ने दिया, अलग अलग नहीं दे पाते। तो जिसने उस बिस्किट को प्रोड्यूस किया उसने क्या किया? उस गुड को वो यूटिलिटी वैल्यू एक्वायर करने में मदद की। थिंग्स बिकेम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये हो गई कंजम्पशन और प्रोडक्शन की बात। डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो सकता हो हम थोड़ी देर बात करें। फिलहाल हम ऐसे देखते हैं कि हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं जहां हम हो सकता हो एक प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आ जाते हो। अक्सर ऐसा होता है। अगर हम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मैं एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक सर्विस क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, और आप लोगों को सेल कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ मैं? जनरेशन ऑफ इनकम के लिए। अब क्या मैं इस जनरेटेड इनकम को कहीं यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल, मैं इसको कर सकता हूँ कंज्यूम करने के लिए, कंजम्पशन के लिए। लेकिन क्या इसमें से एक छोटा सा पार्ट और बचेगा? बिल्कुल बचेगा। अक्सर लोग बचाते हैं अपनी इनकम में से, चाहे मिनिमम इनकम ही क्यों ना हो। तो उस एक्स्ट्रा इनकम को हम क्या करते हैं? या तो हम सेव करते हैं या तो हम इन्वेस्ट करते हैं। बहुत लोग जो कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं होते हैं, उनमें काफ़ी सारे लोगों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी फ़र्क है ऐसा पता नहीं होता है इन जनरल। हाँ, अगर मैं अभी आपको एक लाइन में दोनों को एक्सप्लेन कर दूं तो आपको पता चल जाएगा, हाँ दोनों में एक फ़र्क है, वो बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन जनरली लोगों से सेविंग और इन्वेस्टमेंट वर्ड सुन के लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो है अपने इनकम का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे बचा लेना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखते होंगे लोग बोलते हैं कि हमने इसको एफडी में सेव कर लिया, पैसे को सेविंग अकाउंट में सेव कर लिया, एफडी में सेव कर लिया हम। और कुछ लोगों को आप कहते हो कि हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, हमने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। ऐसा आप सुनते होंगे आम भाषा में। वैसे इन्वेस्टमेंट का बहुत ब्रॉड मीनिंग है जो आपको यहाँ नीचे दिख भी रहा होगा, लेकिन जनरली हम यही बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सेविंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है कि हमने आज जो पैसे बचाए, मान लीजिए हमने 5 रुपए कमाए, उसमें से 3 का हमने कंजम्पशन कर लिया या हमने यूज कर लिया, बचे हमारे 2 रुपए। तो एटलीस्ट ये 2 रुपए हमारे पास आगे के लिए हमेशा रहें। उसमें हमारा कोई मोटिव नहीं होता है कि यार हम 1 रुपए घटने का रिस्क लें अगर, तो हो सकता हो हमारा चांस बने कि ये 2 का 4 हो जाए, प्लस हो जाए 2। तो ये सब खेल जब हम नहीं कर रहे होते, हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ ये 2 रुपए हमारा किसी तरह से सेव हो जाए, उसके ऊपर कुछ बढ़े ना बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम उसको जहां पे भी रखते हैं वो अक्सर कहलाती है सेविंग। लेकिन जब हम उसे ऐसी जगह डालते हैं कि भाई इस 2 का हम 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे या 3 बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, इसको हम बढ़ाएंगे, हमारा पर्पस इसको इंक्रीज करने का है, या इस 2 रुपए को हम कहीं ना कहीं रख देंगे, हम इससे ये हमारा नहीं रह जाएगा लेकिन इस पे हमेशा हमें 20 पैसा आता रहेगा एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ये कहाँ होती है? जैसे सेविंग्स अक्सर बैंक में होती है, एफडीज में होती है, वैसे ही
इन्वेस्टमेंट हमारा कहाँ कहाँ होता है? इन्वेस्टमेंट हमारा स्टॉक्स में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हमारा कोई नया बिजनेस खोलने में हो सकता है। अगर हम बिजनेस ही कर रहे हैं तो नई टेक्नोलॉजी इंक्रीज करने में, मान लीजिए हम एक कार मैन्युफैक्चरर हैं और अब मार्केट में ई कार्स आने का समय हो चुका है, तो हमें नई फैक्ट्रीज बनानी पड़ेंगी जो पेट्रोल और डीजल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक कार क्रिएट करें। तो ऐसे असेट्स जब हम खरीदेंगे जो हमें लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगे, अगले 15-20 साल तक हमें इनकम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उस समय वो पैसे हमारे लग चुके हैं, वो हमारे नहीं रहे क्योंकि उससे हमने मशीनरी खरीदी, उससे हमने प्लांट क्रिएट कर लिया। तो ऐसी चीज़ों को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्यों हम शेयर्स और म्यूचुअल फंड को भी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि उस पर हमें प्रॉफिट की उम्मीद होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी को जा रहे हैं, अलग अलग फर्म्स इंडस्ट्रीज को जा रहे हैं जो कि इसको असेट्स परचेज करने में ही यूज करते हैं, ये उनका कैपिटल होता है। अकाउंट्स में आप कैपिटल के बारे में डिटेल में जानेंगे तब आप इसे लिंक कर पाएंगे और बेटर तरीके से। तो ये मेजर फर्क है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। सेविंग में हमारा पैसा हमारे पास रहने की श्योरिटी होती है, जबकि इन्वेस्टमेंट में श्योरिटी नहीं चाहिए, हमें इनकम चाहिए, उस पे से भी हमें इनकम चाहिए। और ठीक है, तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कैसे कंक्लूड कर पाएंगे, क्या ऐसा है जो इन सब चीज़ों में कॉमन है? डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आगे बात करेंगे, परेशान मत होइएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब हमने जाना कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि रिलेटेड है यूज ऑफ स्कार्स मीन्स और स्केर्स रिसोर्सेज ऑल्सो। क्या यूज कर रहे हैं हम, किन चीज़ों का यूज कर रहे हैं जिसे मीन्स कहा जाता है, और ये स्केर्स है क्या, स्केयर या स्कार्स, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, जिनको हम यूज कर रहे हैं। तो मीन्स या रिसोर्सेज सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल जब हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी, तो हमारे यहाँ के जो भी लैंड है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, कि लोग जो हमारे यहाँ काम करने के लिए रेडी हैं, उन्हें ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। जो कैपिटल है, जो सभी के पास टोटल पैसे हैं, ये सब चीज़ें मीन्स या रिसोर्सेज कहलाती हैं। इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके हमारे लिए जो भी हमारी इनकम है वो हमारा रिसोर्स है, वो हमारा मीन्स है। इन्हीं को यूज करके, इन्हीं को यूज करने की एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। ये हमेशा जो है हमारे वांट्स, नीड नहीं, वांट्स के रिलेशन में स्केर्स ही होती हैं, कम होती हैं। आप हमेशा पाओगे, आपको लगेगा आपकी सैलरी, आपकी फैमिली इनकम या आपका बिजनेस अगर प्रॉफिट दे रहा है तो वो प्रॉफिट हमेशा आपको लगेगा कम है, हमें और चाहिए, हमें तो और ज़रूरत है। जबकि एक्चुअली क्या होता है, वो ज़रूरत यानी नीड नहीं बल्कि हमारी वांट होती है। इमेजिन योर सेल्फ, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया गया, इमेजिन योर सेल्फ एज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। आप सबसे अमीर आदमी है वर्ल्ड के, तब भी आपको लगेगा कि आपको पास सब कुछ नहीं है। आप चाहोगे कि यार, जैसे जेफ बेजोस के बारे में आपने सुना होगा कि उसने 2001 या 2 के अराउंड बोला था कि मैं चांद पे जाऊंगा एक दिन, और तब सब हंस रहे थे उस इंटरव्यू में, और बाद में वो गया एज अ ट्रैवलर। तो हो सकता है आपका मन हो कि हम चांद पे घर बना लें। जब आप दुनिया में सबसे अमीर आदमी हो तो आप ऐसा चाह सकते हो, लेकिन हो सकता हो कि वो आपके लिए पॉसिबल उस समय ना हो। तो इसीलिए स्टिल यू कांट हैव एवरीथिंग यू वांट, यू विश एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इट इम्प्लाइज, इससे क्या समझ में आता है कि मीन्स स्केर्स है हमारे वांट्स के उसमें रिलेशन में, लेकिन फिर भी हम इन्हें यूज करते हैं क्योंकि ये, इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे, सेम मीन्स और सेम रिसोर्सेज के डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो भी पैसे एक मंथ में, एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे पास आते हैं, हम सेम पैसों से, सेम मनी से कुछ भी खरीद सकते हैं जो हम चाहें, जो भी उस मनी में फिजिबल हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर हमें खाना आज ज़्यादा चाहिए तो हम खाना ज़्यादा खरीदेंगे, हमें कपड़े ज़्यादा चाहिए तो हम कपड़े ज़्यादा खरीदेंगे, एक्सेट्रा। तो ये जो हम करते हैं, उस रिसोर्स को कलेक्ट करते हैं, फिर उस रिसोर्स को यूज़ करते हैं, तो इन एक्टिविटीज़ को जो समय हम कर रहे होते हैं उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। और ये सब में लागू हो रही है। देखिए, आप अभी देखोगे कि ये कंजम्पशन में भी लागू हो रही है, ये इन्वेस्टमेंट में भी लागू हो रही है, ये प्रोडक्शन में भी लागू हो रही है, हर जगह अप्लाई हो रही है। ठीक है, इस तो इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऐसे कंक्लूड किया जा सकता है। अल्फ्रेड मार्शल ने ये भी कहा है कि
इकोनॉमिक्स को उन्होंने डिफाइन किया है द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी कि डेली जो हमारा लाइफ बिजनेस है, लाइफ बिजनेस मतलब क्या है, जो भी हम लाइफ जी रहे हैं अपनी, इसमें जो भी काम कर रहे हैं, उसमें जो भी चीजें बिजनेस है, बिजनेस मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है कह सकते हैं। अब वो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में इकोनॉमिक वर्ड नहीं डाल सकते, तो उन्होंने ऑर्डिनरी बिजनेस कह दिया। वो करते समय हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारे ऊपर स्टडी, मैनकाइंड के ऊपर जो स्टडी है, उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। Scarcity is the undercurrent of economic problem and therefore of economics. Scarcity ही मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारी। ऑल्सो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, जो भी मैंने आपसे कहा था, resources have alternative uses. Same a 10 rupee note in your pocket may be spent on a cup of coffee or a cold drink. Likewise, a worker may render his services in factory A rather than factory B or C. The same worker can work in that factory B, C, A, but he chose factory A. So the use of this human resource, this particular worker, ये जो पर्टिकुलर वर्कर है, इसके कई यूज हो सकते थे, फैक्ट्री ए में भी, बी में भी, सी में। ऐसे ही आपके जेब में पड़ा हुआ एक 10 रुपए के नोट से आप कॉफी भी खरीद सकते थे, कोल्ड ड्रिंक भी खरीद सकते थे। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि स्केर्स है, प्रॉब्लम ये भी है कि इसके ऑल्टरनेटिव यूज है। अगर इसका एक ही यूज पॉसिबल होता, हम उस 10 रुपए के नोट से सिर्फ कॉफी खरीद सकते होते, तो क्या ये प्रॉब्लम रह जाती? नहीं, कभी प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि हमें पता होता कि ये 10 रुपए के नोट को देके मैं कॉफी ही मिलेगी तो चलो ले ले रहे। तो इसीलिए प्रॉब्लम, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसको हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते हैं, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। तो अब अगर आपसे कोई कभी पूछता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो आप क्या कहोगे कि इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, बिकॉज देयर इज अ फैक्ट। What is the fact? Resources are scarce and these have alternative uses. Resources हमारे पास कम हैं और हम उन्हीं से ही सब कुछ खरीद सकते हैं। ऑप्शंस हमारे सामने खड़े हो गए हैं, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। हम सब कुछ नहीं खरीद सकते क्योंकि रिसोर्सेज हमारी स्केर्स हैं। अब देखिए, मैंने कहा था आपसे कि डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आएगा आगे। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड क्या है, जब कभी भी कोई प्रोड्यूस होता है, एक शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ मैं, आगे अकाउंट्स और बिजनेस में भी ये वर्ड आप पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स की दूसरी बुक में भी पढ़ोगे काफी बार। डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आने वाली चार चीजें, सॉरी, प्रोडक्शन के अंदर आने वाली चार चीजें जिनमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है प्रोडक्शन से जनरेट हो रही इनकम को। देखिए, कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है कि चार फैक्टर्स होते हैं। क्या फैक्टर्स होते हैं ये? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। यानी कि कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए हमें चार चीजें चाहिए ही चाहिए हैं। वो क्या है? लैंड, जगह चाहिए हमें, लेबर, लोग काम करने वाले, वो हर स्तर के हो सकते हैं, ऑफिस में बैठने वाला वर्कर भी लेबर कहलाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये कैटेगरी है ना कि नाम। कैपिटल, हर तरीके का लग रहा पैसा कैपिटल कहलाएगा। और एंटरप्रेन्योर, जो इस बिजनेस को चलाएगा। ये चार चीजें हमें चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करके सेल करते हैं, तो हमें उसकी जो इनकम हो रही होती है वो हमें इन चारों में बांटनी होती है। लैंड को हम क्या देते हैं? रेंट देते हैं। लेबर को हम क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। कैपिटल को हम देते हैं इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के पास आता है प्रॉफिट। तो इन चारों में किस रेशियो में, कब, हर सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूट करें प्रोडक्शन से हो रही जनरेटेड इनकम को, ये हमारी तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोड्यूसर को मैं पूरा, प्रोडक्शन को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल्स में आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि इसमें प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू होता है और कॉस्ट होता है किसी की। ये जो भी हमारा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मैंने आपको बताया, इसमें रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट क्या है? ये है कॉस्ट। उस चीज को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक हम कैपिटल, जहां से पैसे उठा के लाए हैं, वहां इंटरेस्ट नहीं पे करते। लेबर, जिनको हमने काम पे लगाया, उनको वेजेस नहीं देते। लैंड, जिस पे हम ये सब काम कर रहे हैं, उसका रेंट नहीं पे करते, तब तक वो कॉस्ट, तब तक वो सामान हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते, वो गुड या सर्विस हम नहीं क्रिएट कर सकते। तो इसीलिए ये सब क्या है? ये उसकी कॉस्ट है।
और कॉस्ट में से रेवेन्यू यानी कि वो आइटम जो गुड या सर्विस को बेचने के जो हमें पैसे मिले हैं उसमें से हटा देते हैं, तो जो बचता है वो क्या है? प्रॉफिट। ये जो मैंने आपको बताया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो भी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे है। इसको बहुत अच्छे से हम आगे जाके 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी इसका केवल डिफरेंस जान लेते हैं कि माइक्रो मैक्रो है क्या। हो सकता है हम इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड कर दें, दूसरा 2 वीडियो में हम इस चैप्टर को कवर करें, क्योंकि काफ़ी मैं अपने हिसाब से काफ़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट फिर भी ये वीडियो लंबा जा रहा है और मैं लंबे वीडियोस नहीं बनाना चाहता हूँ बिल्कुल भी, ताकि आप उसको ओपन करने में झिझके ना, आपको ये ना लगे कि अगर मैं इसे कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ अपने गिवन टाइम में तो मैं इसे नहीं उठाऊंगा। देखिए जिसके ज़्यादा टाइम है वो 2 वीडियोस बैक टू बैक देख सकता है, जिसके कम है वो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो टच करने से पहले थोड़ा सा डरता है, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये है शॉर्ट एंड क्रिस्पी। और 10-12 चैप्टर्स को अगर 24-25 वीडियोस में ख़त्म कर दिया जाए पूरे ईयर के 11th क्लास के कोर्स को, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस के बीच में। जब भी हम एज अ हाउस होल्ड, एज अ फर्म, एज अ इंडस्ट्री, एक सिंगल यूनिट जिसे कहा जा सकता है इकोनॉमिक्स की, उसके तौर पे सोचते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं, उसके इकोनॉमिक इश्यूज और एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम या आप एक हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, हम कहाँ से इनकम ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, उसको कैसे खर्च कर रहे हैं, ये जब हम देखते हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील कर रहे हैं, ऐसे इकोनॉमिक्स इश्यूज से डील कर रहे हैं जिन्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैटेगराइज किया जाता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक पूरी इकोनॉमी एट द लेवल प्रॉब्लम्स ऑफ एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, एक पूरी इकोनॉमी के लेवल पे जब हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स इश्यूज डिस्कस कर रहे होते हैं, उनको स्टडी कर रहे होते हैं, तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे कि जीडीपी आपने सुना होगा, आपने पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन कंट्री की, ये सब कुछ आपने सुना होगा। ये सब क्या है? ये एक इकोनॉमी एज अ होल की प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये हम क्यों एड्रेस करते हैं, इनको क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में सोशल वेलफेयर, कलेक्टिव वेलफेयर, ऐसे गोल्स होते हैं हमारे दिमाग में। जैसे कि सरकार मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत स्टडी करती है, सरकार के 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, नीति आयोग आपने सुना होगा, आपने एनएसएस को सुना होगा। ये सब चीज़ें हम तब ये सब ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे होते हैं, ऐसे टॉपिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक आता है इस बुक की आइडेंटिफिकेशन कैसे है, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स से। तो पहले तो हमें ये जानना था कि इकोनॉमिक्स क्या है, अब हम जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, और मे बी अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में कैसे यूज हो रही है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे केवल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स को ही कवर करेंगे पहले वीडियो में। तो इकोनॉमिक्स हो गया, अब आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के 2 मतलब होते हैं इस वर्ड के, अभी हम आगे ही पढ़ेंगे। एक है प्लूरल सेंस और एक है सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस को आप ये समझ सकते हो कि वो एक एक्टिविटी है, जैसे डेटा को कहीं से कलेक्ट करना। आपने सुना होगा कि जनगणना नहीं हुई, सेंसस नहीं हुआ 2021 में, जबकि हर 10 ईयर में होता है। 2011 में हुआ था, 2001 में हुआ था, 1991 में हुआ था। तो ये सेंसस करना मतलब कि सरकार द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सभी लगा दिए जाते हैं इस काम में, उनको यूज़ करना, उनको घर घर भेजना, जिससे कि हम सेंसस कर सकें, पॉपुलेशन काउंट कर सकें और पॉपुलेशन के अलग अलग कैटेगोरिकल डेटा कलेक्ट कर सकें कि कौन किस एज ग्रुप में आता है, कौन किस तरीके की जॉब कर रहा है। मतलब कि सिर्फ लोगों को गिनना ही नहीं, बल्कि उनकी थोड़ी सी डिटेलिंग करना, उनको कैटेगराइज करना अलग अलग कैटेगरीज में, ये भी सेंसस का काम होता है। तो ये सब जब हम करते हैं तो इस एक्टिविटी को भी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। लेकिन ये होता है प्लूरल सेंस, जब इस डेटा को हम एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं एक अच्छे फॉर्म में, मतलब कि कैटेगराइज फॉर्म, टैबुलर वे में, प्रेजेंटेबल वे में, जिससे कोई भी लेमैन अंडरस्टैंड कर सके उस चीज़ को पढ़ने के बाद कि ये डेटा क्या कह रहा है, उस डेटा को समझ सके, तो उस डेटा को भी हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि इस देश का या इस कंपनी का स्टैट्स ये कहता है, लोगों को बोलते सुना होगा, तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स डेटा के लिए यूज हो रहा है, एक वेल डिफाइंड डेटा, रॉ डेटा नहीं।
जिसके ऊपर हम सारे टूल्स यूज कर चुके हैं। टूल्स सब अभी हम आगे जानेंगे, बल्कि आपके अगले चैप्टर्स, ये फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे चैप्टर्स आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स के ऊपर ही होंगे कि कैसे हम एक रॉ डेटा को कौन से स्टेप्स के थ्रू, कौन से टूल्स को यूज करके हम एक अच्छी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन बनाते हैं, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स ही कहते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन आपको लगेगा, लेकिन धीमे धीमे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि क्यों दो मतलब हैं स्टैटिस्टिक्स के। देखिए, मैंने कहा था कि सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस, दो सेंस हैं आपके स्टैटिस्टिक्स के। पहले आता है प्लूरल सेंस। Statistics refers to information in terms of numbers or numerical data such as population statistics, employment statistics, statistics concerning public expenditure. However, any numerical information is not statistics. हाँ, ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि एक कलेक्टेड डेटा को जो कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में है उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, तो ऐसा हर डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। A cow has 4 legs is not statistics. But average height of 26 plus male population in India is 6 feet compared to 5 feet in Nepal. जब भी आप डेटा को बाय फॉर्म में करते हो, मतलब कि डुअल फॉर्म में करते हो, उसके पास दो एस्पेक्ट होते हैं, तब वो डेटा स्टैटिस्टिक्स बनता है। जैसे बर्थ रेट इन इंडिया इज 18% पर थाउजेंड कंपेयर टू 8 पर थाउजेंड इन यूएसए। यहाँ एक कंपैरिजन है, यहाँ नेपाल और इंडिया का कंपैरिजन है, जिसका एक कॉमन डेटा लेकिन अलग अलग क्वांटिटी में दिया है। सेम यूएसए का भी एक कॉमन डेटा है, बर्थ रेट पर थाउजेंड, लेकिन यूएसए और इंडिया दो के बीच में कंपैरिजन है जिसमें क्वांटिटी अलग अलग है, 18 और 8। जबकि यहाँ पे काऊ हैज 4 lakhs, खत्म। ये क्या है? ये केवल डेटा है। राम हैज 200 रुपीज इन हिज पॉकेट, ये केवल डेटा है, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। अब हम कहें कि इन जनवरी राम्स पॉकेट मनी वाज 200 रुपीज while Shyam's was 300 rupees, then it is statistics. ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बात थी प्लूरल सेंस की, जिसमें हम ये कहते हैं ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। इसके अपने फीचर्स हैं। एज न्यूमेरिकल डेटा, जब हम स्टैटिस्टिक्स को बोल रहे हैं, यानी एज प्लूरल सेंस, इसे एक साथ अपने दिमाग में एक इमेज की तरह रख लीजिए ताकि आपको ये भी याद रहे कि प्लूरल न्यूमेरिकल डेटा है और सिंगुलर एक एक्टिविटी है। ठीक है, तो जब हम एज न्यूमेरिकल डेटा स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी कुछ चीज़ें हैं जो उसे डिफाइन करती हैं, उसकी पहचान है कह सकते हैं। तो क्या क्या है वो? पहला है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। कहीं ना कहीं हम फैक्ट्स डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर एग्जांपल था नेपाल और इंडिया के एवरेज हाइट का, जो 26 प्लस एज वाली मेल पॉपुलेशन है उसकी एवरेज हाइट का। तो यहाँ पे क्या था? एक कंपैरिजन था, यहाँ पे एक एग्रीगेट था फैक्ट्स का। हमने कई सारे लोगों के हाइट ली होगी, उसको टोटल किया होगा, फिर नंबर ऑफ लोगों से डिवाइड किया होगा, तभी तो हमें एवरेज हाइट मिला होगा। बर्थ रेट तभी तो हमें मिला होगा जब हमने पूरे इंडिया और पूरे यूएसए का सेंसस किया होगा, तब हमने उसमें से बर्थ रेट ड्रॉ किया होगा। तो इसीलिए ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, कलेक्शन है कई सारे फैक्ट्स का। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, ये हमेशा नंबर में होता है। आपने ऊपर देखा 18%, 8% हो, चाहे 5 फीट 6 फीट हो, ये क्या था? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस था। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, इसके कॉजेस कई हो सकते हैं। अब नेपाल और इंडिया में हाइट 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली है, तो क्यों है? क्यों नेपाल में एवरेज हाइट कम है? उसके कई सारे कॉजेस हो सकते हैं, एक सिंगल फैक्टर होना जरूरी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर। सिमिलरली बर्थ रेट यूएसए और इंडिया में अलग अलग क्यों है? बहुत सारे रीजंस होंगे। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वो लाइफ को ज़्यादा दिन सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, या वहाँ पे ड्रग अब्यूज़ कितना है। हो सकता हो कि ड्रग अब्यूज़ इतना ज़्यादा हो यूएसए में कि वहाँ पे जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं वो भी उसके अंडर आ जा रही हूँ, उससे अफेक्ट हो रही हूँ, तो इसीलिए बर्थ रेट गिर जा रहा हो। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्यों कभी भी एक फैक्टर से इफेक्ट नहीं होता है। रीजनेबल एक्यूरेसी, कलेक्टिंग, जब हम डेटा को, स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो डेटा है वो बहुत ही एक्यूरेट हो। अब 100% एक्यूरेट कुछ भी कभी भी नहीं हो सकता है, इसीलिए रीजनेबल एक्यूरेसी वर्ड लगाया गया है कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। फिफ्थ पॉइंट, म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल।
जैसे अभी हमने ऊपर बात करी थी कि इंडिया का बर्थ रेट 18% है, यूएसए का बर्थ रेट 8% है, सॉरी पर 1000 है। तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे दोनों केसेस में, यूएसए और इंडिया के केस में, बर्थ रेट की ही। ऐसा नहीं था जैसा यहाँ है कि हम कह रहे हैं कि राम 40 ईयर ओल्ड है जबकि मोहन 5 फीट टॉल है, जबकि सोहन 60 kg वेट का है। तो अब यहाँ पे ऊपर जब हम डेट अकाउ हैज 4 legs वाले एग्जांपल ले रहे थे, तो वहां पे अगर हम कहते हैं कि भाई अकाउ हैज 4 legs बट अ डॉग, सॉरी अ ह्यूमन हैज 2 legs, तो वहां पे कंपैरिजन सेम चीज का हो रहा था। यहाँ पे क्या है, राम की एज बताई जा रही है जबकि मोहन की हाइट बताई जा रही है, तो ये कंपेरेबल नहीं है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों डेटा कंपेरेबल होने चाहिए। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, स्टैटिस्टिक्स का अगर कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव अलग था और उसे यूज दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए किया जा रहा है, तो वो बेकार हो जाता है। जैसे जब हम सेंसस कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बर्थ रेट रहा होगा, तभी हम यूएसए और इंडिया के बर्थ रेट को वो कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, या उसे हम स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पर्पस ही अलग था, बर्थ रेट था ही नहीं हमारा पर्पस, तो स्टैटिस्टिक्स उतनी एक्यूरेट नहीं होगी कि हम उसका यूज कर पाए। वो स्टैटिस्टिक्स तब भी रहेगी। जैसे ऊपर हमने केवल डेटा की बात की है कि इंडिया और नेपाल की एवरेज हाइट 5 और 6 फीट है, लेकिन ये कैसे कलेक्ट की गई ये इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स को यूजफुल बनाने के लिए। इसको हम कहीं तभी यूज कर पाएंगे जब हमारा ऑब्जेक्टिव उसे कलेक्ट करते समय वही रहा हो कि हमें एवरेज हाइट जाननी। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा ये पॉइंट, लेकिन हम अभी आगे इसको फिर से पॉइंट आउट करूंगा जब हम इसको थोड़ा और आगे समझेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम पीछे की बातों को और क्लियरली जान पाते हैं जब हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लेवल 6 पढ़ते हैं तब हमें लेवल 4 थोड़ा और क्लियर हो जाता है। ठीक है। इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, स्टैटिस्टिक्स दोनों चीजें हो सकती हैं। हमने इन्यूमरेट किया हो, मतलब जा जाके हर किसी का एक्यूरेट डेटा कलेक्ट किया हो, या हमने सिर्फ एस्टिमेट कर लिया हो, हमने एक अंदाजा लगा लिया हो। अगर उस स्टैटिस्टिक्स का यूज जहां हमें करना है वहां एस्टिमेशन से काम बनता है, पर्पस हमारा फुलफिल हो सकता है, तो हम एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से इलीगल नहीं है, या ऐसा नहीं है कि एस्टिमेटेड डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन वो उसका यूज वही रहा हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि 1 लाख पीपल अटेंडेड द रैली एड्रेस बाय द पीएम इन दिल्ली एंड 2 लाख इन मुंबई। These statistics are based on estimation। एग्जैक्ट 1 लाख और एग्जैक्ट 2 लाख होंगे क्या? नहीं। लेकिन if the field of inquiry is limited, the enumeration method is appropriate। अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी लिमिटेड होती, इतनी छोटी होती कि हम गिन सकते होते कि किसी पार्टी में कितने लोग आए, तो हम कह सकते हैं भाई 100 आए, 102 आए, 105 आए, 107 आए। लेकिन एक रैली में कितने लोग आए, क्या हम 1 लाख को बैठ के गिन सकते हैं? नहीं। तो रैली में तो लोग घटते बढ़ते भी रहते हैं हर मिनट। तो इसीलिए वहां पे क्या है, एस्टिमेशन अप्रोप्रिएट है। जबकि जहां इन्यूमरेशन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल whether 20 students are present in class or 10 workers are working in a factory, तो यहाँ पे इन्यूमरेशन बेटर है, क्योंकि यहाँ पे 10 या 11 वर्कर्स या 20 या 21 स्टूडेंट से फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो जब हमें जिस तरीके के उसका यूज होता है तब हम उस तरीके को इस्तेमाल करते हैं। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, वही जो हमने ऊपर सारी बातें करी, उसी में आप थोड़ी सी डिटेलिंग और डाल दीजिए कि एक वे होता है किसी भी डेटा को कलेक्ट करने का। जैसे स्टूडेंट्स को हम गिन रहे हैं किसी क्लास में, तो हम सीट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, सीट लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तभी वो सही रहेगा। वरना ऐसा हो सकता है कि कोई 2 बार काउंट हो जाए, कोई काउंट होने से छूट जाए। तो इसीलिए कोई भी कंक्लूजन नहीं ड्रॉ हो पाता जब स्टैटिस्टिक्स आपने हैपहैज़ार्ड मैनर में कलेक्ट की हो। आप हड़बड़ा गए, किसी ने ऊपर आपके बॉस ने बोल दिया कि जाओ भाई हमारे ऑफिस में आज कितने लोग प्रेजेंट है, जल्दी से पता लगा के आओ, जल्दी आना। उन्होंने जोर डेटा सही कलेक्ट होने पे नहीं, इस पे दे दिया कि जल्दी वापस आना कैलकुलेट करके। तो क्या होगा, आप जाओगे जल्दी जल्दी कैलकुलेट करोगे और वो गारंटीड गलत हो जाएगा। अगर ऑफिस में 3 ही 4 लोग नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। 20 नंबर 25 20-25 लोग आए हैं, आप 24 गिन लिया, 26 गिन लिया, ये होना ही होना है।
तो उस स्टैटिस्टिक्स का कोई फायदा नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो छोटा हो के भी गलत कैलकुलेट किया आपने। ठीक है, तो इसीलिए सारे न्यूमेरिकल डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होते हैं, बाद में आपको फिर से याद दिलाया जा रहा है, क्योंकि उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तभी वो स्टैटिस्टिक्स रहेगा प्लूरल सेंस में, न्यूमेरिकल डेटा में। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंगुलर नाउन की स्टैटिस्टिक्स, इन सिंगुलर सेंस क्या है, तो वो टेक्निक है किस तरह से कलेक्ट किया गया डेटा। फर्क समझिएगा, ऊपर प्लूरल सेंस था, हम बात यही कर रहे थे कि कलेक्ट कर सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट हुई हो, इन्यूमरेटेड एस्टिमेट जैसा जरूरत हो वैसा ही यूज किया गया हो। लेकिन हम बात कर रहे थे ऐसे डेटा की, न्यूमेरिकल डेटा की, जो इन सब चीजों से गुजर के आया है, जो कलेक्ट हो चुका है इस तरह से, उस डेटा को हमने स्टैटिस्टिक्स कहा था प्लूरल सेंस में। लेकिन जब हम इसको कलेक्ट कर रहे थे, इस डेटा को हम कंक्लूड कर रहे थे, इसको प्रोसेस कर रहे थे, प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो उस दौरान हम स्टैटिस्टिक्स ही कर रहे थे, वो एक वर्ब था, वो एक सिंगुलर सेंस था स्टैटिस्टिक्स का। जैसे कहा गया है यहाँ पे, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। उन मेथड्स को इस्तेमाल करना, उसकी साइंस को भी स्टैटिस्टिक्स ही कहते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है, बट यही कंफ्यूजन अगर आपका दूर हो गया तो जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप आंसर कर पाओगे। तो क्या क्या स्टेप्स आए, कलेक्शन आया, सबसे पहले हम गए, हमने डेटा कलेक्ट किया, चाहे वो इन्यूमरेशन हो, चाहे वो एस्टिमेशन हो, या अभी हम आगे पूरा कलेक्शन पे चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बहुत कुछ हम पाएंगे। तो उनमें से कोई भी तरीका हो, वो कलेक्शन है, उस वो भी स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है, एक स्टेप है। फिर आता है क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफाई करते हैं कि भाई ये डेटा, फॉर एग्जांपल हम सेंसस कर रहे थे तो ये मुंबई का है, ये लखनऊ का है, ये दिल्ली का है, ये हैदराबाद का है, ये चंडीगढ़ का है, ये चेन्नई का है। ठीक है, तो ये क्लासिफाई कर दिया हमने। फिर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम टेबल में प्रेजेंट करेंगे, हम पाई चार्ट में प्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे। फिर जिसके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा के यूजर्स हैं, वो उसे एनालाइज करेंगे, उसे समझेंगे, उससे कुछ कंक्लूड करेंगे, और कंक्लूड करना क्या होगा आपका लास्ट स्टेप, इंटरप्रिटेशन, कि भाई हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 2011 में वो सो एंड सो थी और 2021 में वो इतनी है। उन्होंने वो इंटरप्रेट किया उसमें से, मुंबई की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दिल्ली की थोड़ी कम बढ़ी है, और विलेजेस में पॉपुलेशन घट गई है क्योंकि बहुत सारे लोग अर्बन एरिया में चले गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल्स हैं। तो ये जब हम काम कर रहे थे तो इसे भी स्टैटिस्टिक्स कहा गया है, लेकिन सिंगुलर सेंस में, एज अ वर्क, एज अ वर्क। स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, बहुत सारे स्टेजेस हैं जो हमने 5 अभी डिस्कस करें। टूल्स, ये टूल्स ही हैं जो हम आगे अगले अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कलेक्शन ऑफ डेटा के कई टूल्स हैं, जैसे कि सेंसस और सैंपल टेक्निक। हमने हर एक व्यक्ति को जाके गिना तो वो सेंसस है, हमने 5 में से 10 में से एक व्यक्ति ले लिया, वो सैंपल। ये सब मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ये पांचों पॉइंट, क्योंकि इसके ऊपर हर स्टेप के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर एक चैप्टर है आपका आगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको इसे शॉर्ट में समझा रहा हूँ ताकि आगे बढ़ सकूं कि कलेक्शन कई तरीके से हो सकता है, कई टूल्स हैं उसके, सेंसस, सैंपल। ऑर्गेनाइजेशन जो है, टैली बार से आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एरे ऑफ डेटा, मतलब काउंटिंग होती है ना, 1 2 3 4 5, ये टैली बार्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने काउंट किया उसको, या हमने हमारे पास कहीं 5, कहीं 7, कहीं 13 लिखा था, हमने उसको टोटल कर लिया। तो ये तरीके हैं आपके ऑर्गेनाइज करने के डेटा को। आपने एक जगह इसका टोटल लिख दिया, एक जगह आपने 1 4 और 12 कहीं पाया था, उसका टोटल लिख दिया, ये सब ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर उसको आपने एक टेबल बनाई उसको प्रेजेंट करने के लिए, और कहा भाई मुंबई में ये मेल्स इतने हैं, फीमेल्स इतने हैं, दिल्ली में मेल्स इतने हैं, फीमेल्स इतने हैं, या फॉर एग्जांपल 28 से नीचे इतने हैं, 28 से 60 इतने हैं, 60 से प्लस इतने हैं। ये सब आपका उसको प्रेजेंट करने का तरीका हो गया। फिर कोई उसको एनालाइज करेगा कि भाई उसके आगे जोड़ देगा परसेंटेज, उसके आगे उसने परसेंटेज जोड़ दिया, कहा भाई 20% लोग मुंबई में है, 30% दिल्ली में है, 10% लखनऊ में है, और लगभग जो है 45% पूरे इंडिया के विलेजेस में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये उसका एनालाइजेशन हो गया।
वो आपस में कंपैरिजन कर रहा है या एवरेजेस निकाल रहा है एक्सेट्रा। ठीक है। इंटरप्रिटेशन, लास्ट स्टेज क्या है? इंटरप्रिटेशन की भाई मुंबई में ज़्यादा है, दिल्ली में कम है, लखनऊ में मीडियम है एक्सेट्रा। ये सब क्या है? वो इंटरप्रेट कर रहा है कि कंपैरिजन कर रहा है फाइनली कि ये ज़्यादा ये कम। अब आता है आपका थर्ड पार्ट जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो क्या है? स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और उसी में हम उसे कंटिन्यू करके ले जाएंगे कि इकोनॉमिक्स में कैसे यूज़ होता है, जो हमने पहले नंबर पे पढ़ा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और हो सकता हो मैं अगला वीडियो भी इसके साथ ही अपलोड करूं, सिर्फ रिकॉर्ड अलग अलग करूं, तो आप तुरंत ही अगले वीडियो पे स्किप कर सकते हो यहाँ से। थैंक यू। और अपना इस चैनल का और आगे क्या क्या सिलेबस कहाँ कहाँ हम ले जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, सब मैं एक कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स में या एक शॉर्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को, डिस्कस किया जाएगा सभी कुछ। नमस्ते, धन्यवाद।